नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। और आज के इस वीडियो में तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम इकाई 1 जो विज्ञान एवं तकनीकी का सिलेबस के अंतर्गत हम इकाई 1 पढ़ेंगे। ये मुख्य परीक्षा के अंतर्गत ये जो सिलेबस है वो है। और इकाई 1 में हम पढ़ने वाले हैं इकाइयाँ और माप, दैनिक जीवन के उदाहरण। ये टॉपिक आज हमारा होने वाला है, ये सेकंड नंबर का। अब आप सोच रहे होंगे ये सीक्वेंस से क्यों नहीं चल रहा है कि जो फर्स्ट में वो तो कार्य बल एवं ऊर्जा है, ये दूसरा टॉपिक आप पहले क्यों करा रहे हो। तो आप यहाँ पे समझिए कि यदि हम किसी की इकाई और माप और दैनिक जीवन में उदाहरण उसको समझ लेंगे तो ये इसके बाद ये जितने भी टॉपिक्स है, कार्य बल, ऊर्जा, ध्वनि, विद्युत और चुंबक, प्रकाश और ऊष्मा, ये बहुत ही हम आसानी से समझ पाएंगे। और ये जो इकाई है, ठीक है, इकाई और माप है, ये वाला जो पोर्शन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा हर एक परिभाषा के लिए। क्योंकि हम यहाँ पे उसकी जैसे 3 नंबर में ज़्यादातर परिभाषाएँ पूछी जाती है, ठीक। किसी चीज़ की जैसे यहाँ पे कार्य की परिभाषा पूछ लिया, ठीक है, या फिर जो है बल की परिभाषा पूछ लिया, या फिर जो शक्ति है, शक्ति की परिभाषा पूछ लिया। तो वहाँ पे जब आप इसकी इसकी माप भी लिखेंगे, ठीक है, इसकी इकाई और माप लिखेंगे और साथ ही साथ विमेय सूत्र वगैरह भी लिखेंगे, तो ये आपके उत्तर को एक एज देगा। यानी आपके उत्तर को आपके उत्तर में एक अलंकार का प्रयोग कर देगा, ठीक। सभी लोग वो लिख तो रहे होंगे जो परिभाषा है, लेकिन यदि आप उसके साथ साथ परिभाषा के साथ साथ यदि इकाइयाँ, माप और विमेय सूत्र, ये सारी चीजें लिखेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा और बहुत ही आकर्षक ये उत्तर लगेगा इसमें। तो इसमें हम इकाई और माप और दैनिक जीवन के उदाहरण संबंधित जो सिलेबस हमने चूज किए हैं उसके अंतर्गत हम देख लेते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। मापन, भौतिक राशि, ठीक है। भौतिक राशि के अंतर्गत 2 प्रकार की होती है, सदिश राशि और अदिश राशि। इसके बाद हम पढ़ेंगे मूल तथा व्युत्पन्न राशियाँ, और ये है मात्रक, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, मात्रक की पद्धतियाँ, CGS, MKS, FPS, SI, ये सारी मात्रक पद्धतियाँ हम पढ़ेंगे। विमेय सूत्र पढ़ेंगे और उपकरण तथा उपयोग मापन के संदर्भ में, ठीक है। यहाँ पे जो उपकरण रहेंगे और उनके जो उपयोग रहेंगे हम यहाँ पे मापन के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि यहाँ पे जो वैज्ञानिक उपकरण जो है बहुत सारे हैं, लेकिन हम सभी के बारे में यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। जो मापन से संबंधित जो चीज़ें हैं और जो उपकरण है और उनका उपयोग है, किस में हम यूज़ करते हैं, क्या मापने के लिए, या फिर किस प्रकार से, यहाँ पे मापन के संदर्भ में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। विज्ञान का परिचय हमें यहाँ पे देखते हैं। विज्ञान विज्ञान किसे कहते हैं? किसी सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? किसी भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, ठीक है। और यदि इसकी अन्य तरीके से इसकी परिभाषा देखें तो प्राकृतिक घटनाओं के अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, उनकी पहचान यानी इन्वेस्टिगेशन, तथा प्रयोगात्मक परीक्षण यानी एक्सपेरिमेंटल इन्वेस्टिगेशन के आधार पर इन घटनाओं की क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित सैद्धांतिक व्याख्या यानी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन को विज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, ठीक है। तो यदि आप ये परिभाषा लिखें तो भी सही है समझने के लिए, ठीक है। लेकिन अब यदि आप ये लिख देंगे, ठीक है, किसी सुसंगठित, सुव्यवस्थित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहा जाता है, तो ये इसमें आपको 3 मार्क्स मिल सकते हैं, ठीक। 3 नंबर मिल जाएंगे। और क्योंकि 3 नंबर वाले जो जो प्रश्न है उनकी मांग ही है, ठीक है। उनकी मांग क्या है? या तो 10 शब्द में लिखे होना चाहिए, या फिर एक पंक्ति में, एक पंक्ति या 10 शब्द। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो सिलेबस है इसकी मांग ही इतनी है, ठीक। यहाँ पे देखिए जो 3 नंबर वाले जो प्रश्न है इनकी शब्द सीमा कितनी है? 10 शब्द या फिर एक पंक्ति। तो इतना आपके लिए पर्याप्त होगा। अगला पढ़ते हैं विज्ञान का वर्गीकरण। विज्ञान का वर्गीकरण हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। इसको 3 भागों में बांटा गया है, प्राकृतिक विज्ञान, औपचारिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ठीक। प्राकृतिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान, ये प्राकृतिक विज्ञान है। औपचारिक विज्ञान कौन से है? गणित, तर्कशास्त्र, सांख्यिकी, निर्णयन आदि, ठीक है, ये औपचारिक विज्ञान के अंतर्गत है। सामाजिक विज्ञान में कौन कौन से आएंगे? मानव विज्ञान,
सामाजिक विज्ञान और दर्शन शास्त्र आदि ये सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। भौतिक विज्ञान की प्रमुख शाखाएं, मेजर ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से भौतिक विज्ञान को अनेक शाखाओं तथा उप शाखाओं यानी सब ब्रांचेस में विभाजित किया गया है। कौन कौन सी जो शाखाएं और उप शाखाएं ये देख लेते हैं हम। भौतिक विज्ञान का वर्गीकरण के अंतर्गत इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, परंपरागत भौतिकी यानी क्लासिकल फिजिक्स और भौतिकी आधुनिक भौतिकी यानी मॉडर्न फिजिक्स। ठीक, तो यहाँ पे परंपरागत भौतिकी के अंतर्गत हम पढ़ते हैं यांत्रिकी, प्रकाशिकी, ध्वनि, ऊष्मा एवं ऊष्मागतिकी, विद्युत चुंबकत्व। ठीक, इतनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं। और आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे परमाणु भौतिकी, नाभिकीय भौतिकी, क्वांटम भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान एवं अंतरिक्ष अन्वेषण। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें हम पढ़ते हैं आधुनिक भौतिकी के अंतर्गत। अब जो सिलेबस है मापन, ठीक है, मापन के अंतर्गत हम ये चीजें देखने वाले हैं। मापन, भौतिक राशि, सदिश राशि, अदिश राशि। ये भौतिक राशि के प्रकार होते हैं, सदिश राशि और अदिश राशि। इसमें क्या सिमिलरिटीज और क्या अंतर है ये हम देखेंगे। मूल तथा व्युत्पन्न राशियां हम देखने वाले हैं। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि ये क्या होती है। मूल मात्रक पढ़ेंगे हम, व्युत्पन्न मात्रक पढ़ेंगे। और हाँ, एक चीज और, यहाँ पे आप इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। एक होती है राशि, ठीक है, और एक है मात्रक। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको बहुत ज्यादा यूज होगी यहाँ पे। तो राशि के अंतर्गत एक होगी मूल राशि और ये होगा मूल मात्रक। ठीक, मूल राशि और ये होगा मूल मात्रक। और दूसरा होगा व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न राशि। ठीक है, और इसके होंगे व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ये आप यहाँ पे समझ लेंगे तो आपका काफी सारा काम आसान हो जाएगा। इतनी चीज आप समझ लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है ये। यहाँ पे राशियां होगी, राशियां जैसे जो मूल राशियां हैं जैसे लंबाई, द्रव्यमान, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये सारी क्या है, राशियां है, मूल राशियां हैं। ठीक है, और जो सात है मूल राशियां, तो जो मूल राशियों की जो मात्रक होंगे वो मूल मात्रक कहलाएंगे। ठीक, मूल राशियों की मूल मात्रक होंगे वो कहलाएंगे मूल मात्रक। और व्युत्पन्न राशि होगी, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक कहलाएंगे वो कहलाएंगे व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना बहुत जरूरी है। और जो व्युत्पन्न राशि होती है वो किनसे मिलकर बनी होती है, मूल मात्रकों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, मूल मात्रकों के कॉम्बिनेशन से ये बनी होती है व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक से बने होते हैं कौन से मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो ये चीज बहुत समझाना बहुत ही आवश्यकता है। इस पूरे वीडियो में यदि आपको समझ रहे हैं सारी चीजें एकदम आसानी से, तो ये जो टॉपिक मैंने बताया है यहाँ पे, इनका कंपैरिजन करके ये आप जरूर समझ गए होंगे। और यदि आप ये समझ गए होंगे तो आपके जो आगे आने वाला जो लेक्चर में जो टॉपिक्स है वो आप बहुत ही आसानी समझ जाएंगे। मात्रक की पद्धतियां हम पढ़ेंगे, CGS, MKS, FPS और SI। ठीक, ये सारी पद्धतियां हम पढ़ेंगे यहाँ पे। इसका द्विमीय सूत्र पढ़ेंगे और ये है उपकरण और उपयोग मापन के संदर्भ में। ये वैज्ञानिक उपकरण है और उनके उपयोग हम यहाँ पे मापन के संदर्भ में पढ़ेंगे। हालांकि बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण है और बहुत सारे उनके उपयोग है, ये सारी चीजें हम यहाँ नहीं पढ़ने वाले। सिर्फ किसके बारे में पढ़ेंगे हम यहाँ पे, मापन के संदर्भ में, कौन सी चीज किसके मापने में यूज होती है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मापन की परिभाषा क्या है। सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आप मापते कैसे किसी चीज को। ठीक है, मापते कैसे ये बताइए। जैसे ये बॉटल है, ये बॉटल की लंबाई नापना है तो आप कैसे नापेंगे। या फिर कोई भी चीज है, या फिर आप ले लीजिए, आप खुद की लंबाई मापिए। ठीक है, खुद की लंबाई आप मापेंगे तो आप किस तरीके से मापेंगे। पहले तो आप लेंगे एक लेंगे कोई संदर्भ मानक। ठीक है, संदर्भ मानक या हो सकता है स्केल हो या फिर कोई टेप हो। ठीक है, जो मापने वाला जो टेप हो वो हो, स्केल हो। इस प्रकार चीजें आप कोई मानक संदर्भ लेंगे और उससे तुलना करेंगे। ठीक है, मान लीजिए स्केल आपने लिया। ठीक है, ये बॉटल है। ठीक, बॉटल में आपने स्केल लिया, स्केल को आपने यहाँ पे रखा,
इसके लिए मेरे पास है नहीं, तो आप इससे समझ लीजिए। ये बॉटल है, ठीक है, ये मान लीजिए ये स्केल है, लंबी वाली स्केल। लंबी वाली स्केल मैं आपको बता दूं एक एग्जांपल के तौर पे। एक मिनट रुकिए। जो बॉटल नहीं है, मैं आपको ये इससे बताता हूँ, फोन और पेन से बताता हूँ, ठीक। तो ये पेन है, ये फोन है, तो फोन की लंबाई हमें मापना है, फोन की लंबाई हमें मापना है। तो ये कैसे मापेंगे, फोन की लंबाई कैसे मापेंगे? ये मान लीजिए ये क्या है, संदर्भ मानक है, ठीक है, स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड रेफरेंस है, ये है। इसके अकॉर्डिंग हम इसकी जो लंबाई है वो मापेंगे, ठीक। तो हमने इसको यहाँ पर रखा, ठीक, ऐसा रखा, ये रखा। तो हम इसके संदर्भ में इसको देखेंगे कि ये कितना इसको सेटिस्फाई कर रहा है, कितने इसके मानकों को ये पूर्ण कर रहा है, ठीक। तो मान लीजिए ये आया, ये है 6.5 इंचेस का, ठीक, 6.5 इंचेस का मान लीजिए। तो 6.5 इंचेस हमने कैसे इसको मापा? तो हमने कैसे मापा इसको? संदर्भ मानक के तौर पे, संदर्भ मानक से तुलना करके हमने मापा, ठीक है, संदर्भ मानक से तुलना करके हमने इसकी जो लंबाई है वो हमने यहाँ पे देखे। तो जो मापन है भौतिकी में यही होता है, किसी भौतिक राशि की मापन का अर्थ होता है उसका संदर्भ मानक यानी स्टैंडर्ड रेफरेंस से तुलना करना, ठीक, तुलना करना। या फिर भार से संबंधित ले लीजिए, ठीक, कोई केजी है, भार से हम कैसे मापते हैं? केजी, किलोग्राम से मापते हैं। तो मान लीजिए आपने कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु कितने किलोग्राम की ये मापना है, तो पहले हम स्टैंडर्ड मानक से उसकी तुलना करेंगे, ठीक, तब जाके हम ये स्टैंडर्ड मानक हो गया, मान लीजिए स्टैंडर्ड मानक से तुलना करेंगे तो तब जाके हम इसका जो है भार पता कर पाएंगे या लंबाई पता कर पाएंगे, या फिर इस प्रकार से जो अन्य चीजें हैं मापन संबंधित वो हम पता कर पाएंगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा? भौतिक राशि, किसी भौतिक राशि के मापन का अर्थ ये हो जाएगा कि उसका संदर्भ मानक स्टैंडर्ड रेफरेंस से तुलना करना, ठीक, स्टैंडर्ड रेफरेंस तुलना करेंगे तो उसका जो मापन है वो हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, काफी एग्जांपल के सहायता से मैंने बताया है इसको। और इसके आगे देखते हैं, भौतिक राशियों के परिणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन आवश्यक होता है। किसके लिए आवश्यक होता है? क्यों मापते हैं हम? भौतिक राशियों के परिणात्मक ज्ञान के लिए उनका मापन आवश्यक होता है। कई बार किसी भौतिक परिघटना को उसमें निहित भौतिक राशि के पदों में गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस गणितीय समीकरणों के सत्यापन के लिए उसमें निहित भौतिक राशियों का मापन आवश्यक हो जाता है। भौतिक राशियों का मापन आवश्यक क्यों हो जाता है? क्योंकि कई बार किसी भौतिक परिघटना को उसमें निहित भौतिक राशियों के पदों में गणितीय समीकरण के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो इस गणितीय समीकरण के सत्यापन के लिए उसमें निहित भौतिक राशियों का मापन बहुत ही आवश्यक हो जाता है। यही कारण है, इसी कारण हम क्या कहते हैं? भौतिकी को मापन विज्ञान यानी साइंस ऑफ मेजरमेंट, ठीक है, भौतिकी को क्या कहते हैं? मापन विज्ञान या साइंस ऑफ मेजरमेंट या फिर यथार्थ विज्ञान, ठीक है, एग्जैक्ट साइंस भी कहा जाता है। तो भौतिकी के जो अन्य नाम है क्या 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 हो सकते हैं? मापन विज्ञान या साइंस ऑफ मेजरमेंट इंग्लिश में से बोलेंगे, या फिर यथार्थ विज्ञान एग्जैक्ट साइंस इसे अंग्रेजी में बोलेंगे। अब हम पढ़ेंगे भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि की परिभाषा हम देखते हैं। जिस राशि का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जिस राशि का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। जैसे लंबाई, ठीक है, जैसे द्रव्यमान, जैसे समय, जैसे है बल, जैसे त्वरण, जैसे ताप आदि, ठीक है, ये है भौतिक राशि क्योंकि इनका मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है। लंबाई को हम कैसे मापेंगे? लंबाई को हम मापेंगे मीटर में, ठीक है, द्रव्यमान को हम मापेंगे किलोग्राम में, समय को मापेंगे सेकंड में, ठीक है, बल को मापेंगे न्यूटन में, त्वरण को मापेंगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है, और ये ताप को मापेंगे ताप के जो केल्विन है, केल्विन से मापेंगे, ठीक। इस प्रकार हम मापते हैं। तो क्या क्या हो जाता है? फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, जिस राशि का मापन यथार्थता पूर्वक किया जा सकता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है, ठीक है, आगे समझ में। अब हम इसके पढ़ेंगे, भौतिक राशियों के प्रकार पढ़ेंगे। भौतिक राशि कितने प्रकार की होती है? ये होती है 2 प्रकार की, ठीक है, एक होती है सदिश राशि वेक्टर क्वांटिटी, और एक होती है अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो इसमें फर्क क्या होता है? देखिए, सदिश में क्या होता है? सदिश, यहाँ पे इसका जो अर्थ है वो समझिए। सदिश, दिश यानी दिशा, इसमें दिशा निर्धारित होती है, दिशा यहाँ पे
निर्धारित होती है, किसमें, सदिश में। मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ आपको। ये कोई बिंदु है, बिंदु से किसी अन्य बिंदु की दूरी है, ये कोई बिंदु है, किसी अन्य बिंदु की दूरी है 50 किलोमीटर, ठीक। वो बिंदु कोई भी हो सकता है, वो बिंदु यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो यहाँ भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, वो इधर भी हो सकता है, ठीक। तो ये क्या है, दूरी। और यदि हम बात करते हैं विस्थापन की, ठीक है, विस्थापन की, तो वो हो जाएगा कि यहाँ से एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक का विस्थापन कितना है, ठीक है। या कोई वस्तु है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक गई है, तो उसका विस्थापन कितना होगा। तो विस्थापन में हम क्या देखते हैं, दिशा, किस दिशा में गई है, ठीक। तो हम यदि यहाँ पे इसी में समझिए, यदि हम इसकी दिशा बता देंगे, ठीक है, इस बिंदु से 50 किलोमीटर दूर कोई बिंदु है, पूर्व दिशा में, ठीक, दिशा बता दिए यानी पूर्व दिशा में, तो ये हो जाएगी यही, तो यही किसमें परिवर्तित हो जाएगी, जो अदिश राशि है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगी, सदिश में, ठीक है। सदिश हम इसको कहेंगे, इसमें दिशा का ज्ञान होता है, ठीक है। दिशा सहित हम किसी चीज को बताते हैं तो हम उसे कहेंगे सदिश राशियां। जैसे जैसे एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वेग, ठीक है, वेग है इसका एग्जांपल। बल हम किसी दिशा में लगाते हैं, ठीक है। ये सारे इसके एग्जांपल है। इसकी परिभाषा हम जो वो है वो देख लेते हैं। अब आपको परिभाषा समझ में आएगी। वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, सदिश राशि कहलाती है, ठीक है। क्या क्या होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे एग्जांपल के 50 किलोमीटर, ये क्या होगा, परिमाण हो गया। और यदि हम इसकी दिशा बता देंगे, ठीक, इसमें दिशा ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगी, सदिश राशि। आगे समझ में। अब इसी प्रकार अदिश राशि देख लेते हैं। अदिश राशि आपको समझने की आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि मैंने सदिश के एग्जांपल के तौर पे आपको अदिश के बारे में बता दिया है, ठीक। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। वे राशियां जिन्हें परिभाषित करने के लिए दिशा की आवश्यकता न होकर सिर्फ परिमाण की आवश्यकता होती है, अदिश राशि कहलाती है। जैसे चाल, ठीक है, जैसे चाल देखते हैं। चाल क्या होती है, किलोमीटर पर आवर, ठीक है, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए 50 या 60 किलोमीटर प्रति घंटा या 80 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये क्या हो गई, चाल हो गई। ये कौन सी राशि हो जाएगी, अदिश राशि। लंबाई मान लीजिए 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर या फिर 8 मीटर, या और भी हम एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये लंबाई क्या हो जाएगी, अदिश राशि, क्योंकि लंबाई यहाँ पे बताया नहीं गई किस दिशा में, ठीक है। तो सिर्फ लंबाई यानी कोई भी लंबाई हो सकती है, तो ये क्या हो जाएगी, अदिश। चौड़ाई भी कौन सी राशि है, अदिश राशि, ठीक है, ये अदिश राशि है। आगे समझ में, ये दो चीजें हो गई। मूल तथा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशि क्या होती है, मूल राशि, जो राशि एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र होती है, वे राशियां मूल राशियां कहलाती है, ठीक। जिन पर जो एक दूसरे पे कभी डिपेंड नहीं होती, ये एक दूसरे से स्वतंत्र होती है, ये क्या कहलाती है, पूर्णतः मूल राशियां कहलाती है, ठीक। मूल राशियां कहलाएगी। ये संख्या में 7 होती है। कौन कौन सी है यहाँ पे देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा, ठीक है, ये मूल राशियां हैं। ये जो संख्या में 7 है, और ये इनके नाम मैंने आपको बता दिए हैं। जो पूरक राशियां हैं, यहाँ पे पूरक राशियां है समतल कोण और दूसरी है घन कोण, ठीक। समतल कोण और दूसरी है घन कोण, ये पूरक राशि है, ठीक। व्युत्पन्न नहीं है, व्युत्पन्न और इसमें कंफ्यूज मत होना। ये मूल है, मूल की है पूरक, ठीक है, ये पूरक राशियां है। और व्युत्पन्न राशियां जो इनसे निकल के बनी होगी, ठीक, जो मूल राशियों से निकल के बनी होगी या उनके कॉम्बिनेशन से बनी होगी, वो कहलाएगी व्युत्पन्न राशियां। आगे समझ में। ये पूरक राशि है, ये है कि मूल राशियों को जो पूरा करेगी, ठीक, जो रह गई थी, ये जो इन 7 कैटेगरी के बाद जो रह गई थी, उनको वो क्या यहाँ पे पूरक राशि है। वो कौन कौन सी है, समकोण और घन कोण। आगे समझ में। समतल कोण को हम मापेंगे रेडियन से, और घन कोण को हम मापेंगे स्टेरेडियन से। व्युत्पन्न राशि देखते हैं। जो राशियां मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। जैसे क्षेत्रफल, ठीक है, जैसे चाल, जैसे विस्थापन, ये राशियां क्या होगी, व्युत्पन्न राशियां। क्षेत्रफल
क्षेत्रफल जैसे मान लीजिए हम देखते हैं किसी आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई गुणित चौड़ाई। ठीक, तो ये जो राशि है लंबाई और चौड़ाई से के यहाँ पे कॉम्बिनेशन से बनेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी क्षेत्रफल हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का मात्रक हो जाएगा मीटर और इसका मात्रक भी हो जाएगा मीटर। तो यहाँ पे मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग मीटर है हम इसको बोलेंगे, तो ये हो जाएगा इसका मात्रक। ये मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया। और वैसे ये चाल भी है, वैसे ही विस्थापन। ठीक है, जो किससे मूल राशियों से व्युत्पन्न की जा सकती है वो राशियां कहलाती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक, मात्रक हम देखेंगे अब। मात्रक को इंग्लिश में बोलेंगे यूनिट्स। परिभाषा इसकी देखते हैं, क्योंकि परिभाषा यहाँ पे 3 नंबर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स में। किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक स्टैंडर्ड्स को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भौतिक राशि, मैं रिपीट करता हूँ, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए प्रयुक्त मानक यानी स्टैंडर्ड को उस भौतिक राशि का मात्रक कहते हैं। आगे समझ में? जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया था ना, ये फोन और पेन का एक एग्जांपल लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो प्रयुक्त मानक लेते हैं उसकी जो भौतिक राशि होती है उसको हम मात्रक कहते हैं। आगे समझ में? ये 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, और ये होते हैं व्युत्पन्न मात्रक डिराइव्ड यूनिट्स। मूल राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक कहलाते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। ये एग्जाम्पल यहाँ पे हम और इसके बारे में और विस्तार से यहाँ पे अगली स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहेंगे। जैसा कि आपको मैंने सबसे पहले बताया था वीडियो के, वो एक चार्ट बना के बताया था ना, राशि मात्रक। ठीक है, तो वो मैंने इसलिए बताया था कि आप यहाँ पे कंफ्यूज ना हो। ठीक, तो आपने यदि वो अच्छे समझा है तो आपको ये बहुत ही आसानी आएगी इसमें समझने के लिए। मूल राशि के मात्रक को मूल मात्रक बोलेंगे और व्युत्पन्न राशि के मात्रक को हम क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न मात्रक। जैसे व्युत्पन्न मात्रक किसे बोलेंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक, सॉरी ये मूल मात्रक नहीं है, ये है व्युत्पन्न मात्रक। यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, व्युत्पन्न मात्रक ये है। मैं क्लियर करके बताता हूँ आपको। ठीक, व्युत्पन्न मात्रक किसे कहेंगे? व्युत्पन्न राशियों के मात्रक ही मूल मात्रक नहीं, यहाँ पे है व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, जैसे क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर होता है। ठीक है, चाल का मात्रक होता है मीटर। ठीक है, मीटर पर सेकंड, तो ये क्या हो जाएंगे? व्युत्पन्न मात्रक हो जाएंगे। ठीक, और जो मूल मात्रक क्या है? जैसे मीटर, किलोग्राम। ठीक है, इस प्रकार और मात्रक हम देखते हैं। मात्रक की पद्धतियां, यहाँ पे जो मात्रक है, जो मूल मात्रक है, जो मूल राशि मूल मात्रक, इससे पहले हम देख लेते हैं क्या मात्रक की पद्धतियां, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मूल मात्रकों और व्युत्पन्न मात्रकों से समुच्चय को मात्रकों की पद्धति कहते हैं। ठीक है, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रकों को जब मिक्स करते हैं तो उससे फिर मात्रकों की पद्धति निकलती है। जैसे CGS, ठीक है, CGS पद्धति फ्रांसीसी पद्धति कहलाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो इसके जो नाम है, नाम से यहाँ पे हम इसके मात्रक के बारे में पता कर सकते हैं। C, ठीक है, C यहाँ पे हो गया, G ये हो गया, और ये हो गया S। ठीक, 3 चीजें हैं। जैसे इस प्रकार इन सब में भी है, जैसे F, P और S, तो ये हो गया M, K और ये हो गया S। यहाँ पे देखिए, समझिए, यहाँ पे जो C है, C से आ गया सेंटीमीटर यहाँ पे लंबाई का मात्रक है CGS पद्धति में, और G से आ गया ग्राम आ गया। ठीक है, तो ग्राम द्रव्यमान का मात्रक है। और यहाँ पे S, ये है S हो गया सेकंड जिसका मात्रक है समय का। और यहाँ पे यदि हम FPS की बात करें, FPS पद्धति में जो ब्रिटिश पद्धति कहलाती है,
एफ क्या हो गया, फुट, ठीक है, लंबाई का मात्रक यहाँ पे फुट हो गया। पी क्या हो गया, पौंड, पौंड यानी द्रव्यमान, और यहाँ पे एस हो गया सेकंड, सेकंड यानी समय, ठीक, तीन चीजें हो गई। अब हम देखते हैं एम के एस पद्धति। एम के एस में जो मीटर है वो है वो लंबाई का मात्रक है, जो के है किलोग्राम वो है द्रव्यमान का मात्रक, और जो एस है सेकंड वो है समय का मात्रक। अब इसके बाद ये है एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स, तो ये हर जगह काम आती है, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे हम किसका यूज करते हैं, एसआई पद्धति का। ये सबसे बाद में आई है ये पद्धति, इससे पहले ये पद्धति आ चुकी थी। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, ठीक, इसका मतलब ये क्या हुआ कि हम इन इन तीनों में एक, दो और तीन, इसमें किसको माप रहे हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप लंबाई, ठीक है, यहाँ पे भी लंबाई, यहाँ पे भी लंबाई, ठीक, तीन चीज देखे आपने। तो लंबाई को सीजीएस में किस में माप रहा है, सेंटीमीटर में माप रहा है। लंबाई को एफपीएस में किस में माप रहा है, फुट में माप रहा है। लंबाई को एमकेएस में किस में माप रहा है, मीटर में माप रहा है। तो ये है इसका अंतर, ठीक। अब यहाँ पे देखिए द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, ये भी द्रव्यमान, ठीक। जो द्रव्यमान है सीजीएस में किस में माप रहा है, इसको ग्राम में माप रहा है। एफपीएस में माप रहा है पौंड में, ठीक है। एमकेएस में माप रहा है किलोग्राम में। ये समझ में आ गया आपको। इसी प्रकार समय, समय को हम सेकंड में माप रहे हैं तीनों में, ठीक। तो ये आपको सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, मैं ये मान के चल रहा हूँ। और यदि कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आपको और यदि आपको समझ में नहीं आया तो और रिफाइन वे में और आसानी से बताऊंगा। हालांकि इसकी नौबत नहीं आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसानी से मैंने यहाँ पर समझा दिया है। फिर भी यदि आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगली है एसआई पद्धति, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। एसआई पद्धति में जो है ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ये मान्य है, सभी जगहों पे ये यूज होती है। इसमें जो राशियां मात्रक होते हैं और उसका संकेत, ये हम देखेंगे यहाँ पे। मूल राशि एसआई पद्धति के अनुसार यहाँ पे है लंबाई, ठीक है, लंबाई को हम मापेंगे मीटर में, और मीटर का संकेत क्या होगा, एम, स्मॉल एम, ठीक। अब हम देखते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान को एसआई पद्धति में हम मापेंगे किलोग्राम से, किलोग्राम से, ठीक, और संकेत होगा इसका केजी। अगली राशि है समय। समय को हम मापेंगे सेकंड में, सेकंड को हम किससे दर्शाएंगे, एस से, एस, स्मॉल एस से दर्शाते हैं इसको, ठीक है, सेकंड, ये वाला जो आता है एस। तापमान, तापमान ये राशि है, यहाँ पे केल्विन, केल्विन से हम मापेंगे, और इसको मापेंगे किससे, इसका जो संकेत होगा, संकेत होगा के। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता यानी लुमिनस इंटेंसिटी, इसको हम मापेंगे कैंडेला से। कैंडेला का जो संकेत है वो है सी डी। विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम मापेंगे एम्पियर में, इसका जो संकेत है वो है ए। पदार्थ की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसको हम मापेंगे, इसका मात्रक है मोल, ठीक है, मोल, मोल इसका मात्रक है, ठीक। इसको हम संकेत के तौर पे क्या लेंगे, MOL, मोल। अगला है जो पूरक, पूरक राशियां हैं। पूरक राशियां समतल कोण, यह प्लेन एंगल, इसको हम मापेंगे, यानी इसका जो मात्रक है जो इसका जो मात्रक है वो है रेडियन। रेडियन को हम संकेत क्या दर्शाएंगे, RAD, रेडियन ये हो जाएगा। घन कोण, घन कोण का मात्रक जो होगा स्टेरेडियन, स्टेरेडियन यानी SR, ठीक है। तो ये समझ आ गया होगा आपको। अन्य महत्वपूर्ण मात्रक देख लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के तौर पे आपसे पूछी जा सकते हैं। फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर और माइक्रोन, ये हम देखने वाले हैं। फर्मी, इस मात्रक का उपयोग नाभिकीय आकार, ठीक है, नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किया जाता है। इसका संकेत है F, स्मॉल f। तो नाभिकीय आकार को व्यक्त करने में किसका उपयोग किया जाता है, फर्मी का। और एक फर्मी बराबर यानी 1F बराबर होता है 10⁻15 मीटर, 10⁻15 मीटर। एंगस्ट्रॉम
मात्रक का उपयोग, एंगस्ट्रॉम जो मात्रक है उसका उपयोग प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। तरंगदैर्घ्य यानी होता है इंग्लिश में वेव लेंथ। वेव लेंथ एक एंगस्ट्रॉम इसको लिखते कैसे, एक के ऊपर यहाँ पे जो डिग्री लगाना पड़ता है, ठीक, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक एंगस्ट्रॉम, या फिर इसको ये ऊपर एक के ऊपर लिख सकते हैं आप। मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ए होता है वो एम्पियर भी होता है, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पे आपको यदि यहाँ पे डिग्री या फिर ऊपर कुछ जीरो ऐसा कुछ बना हो, ऐसा संकेत हो, तो आप उसे क्या समझेंगे, इससे समझेंगे आप एंगस्ट्रॉम, जो कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य में मापने के प्रयोग में आता है। तो एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है, 10 की घात ऋण 10 मीटर, 10 की घात ऋण 10 मीटर। नैनोमीटर, इसका उपयोग प्रकाश और अन्य विकिरणों के तरंगदैर्घ्य के मापन में किया जाता है। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात 9 मीटर या फिर 10 एंगस्ट्रॉम। माइक्रोन, इस मात्रक का उपयोग जीव विज्ञान में अति सूक्ष्म जीवाणुओं के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते रहते हैं, सूक्ष्म जीव रहते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों के आकार को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। एक माइक्रोन बराबर होता है 10 की घात ऋण 6 मीटर, 10 की घात ऋण 6 मीटर। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो देख लेते हैं। लंबाई से संबंधित, एक मील बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात 3 मीटर, ठीक है। मीटर में एक मील को हम मीटर में देखेंगे तो एक मील बराबर होता है 1.6 गुणित 10 की घात 3 मीटर। और एक पार्सेक यानी कितना होता है, एक पार्सेक यानी होता है 3.1 गुणित 10 की घात 16 मीटर, 3.1 गुणित 10 की घात 16 मीटर। एक खगोलीय मात्रक यानी AU, खगोलीय मात्रक जो होता है ना, खगोलीय दूरी मापने के लिए, ठीक, खगोलीय दूरी मापने के लिए होता है। तो ये होता है AU से इसे दर्शाते हैं। इसको मीटर में कैसे नापेंगे, एक खगोलीय मात्रक होता है 1.496 गुणित 10 की घात 11 मीटर। एक प्रकाश वर्ष कितना होता है, एक प्रकाश वर्ष होता है 6.3 गुणित 10 की घात 4 खगोलीय मात्रक यानी AU। और एक पार्सेक होता है 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। यहाँ वर्ष को कंफ्यूज मत करना, ये है दूरी का मात्रक, ठीक है, दूरी, प्रकाश वर्ष दूरी मापते हैं इसमें, ठीक है, समय नहीं मापते प्रकाश वर्ष में। अगला है द्रव्यमान। चंद्रशेखर इकाई 1.4 गुणित सूर्य का द्रव्यमान होता है। चंद्रशेखर इकाई क्या होती है, 1.4 गुणित सूर्य का द्रव्यमान होता है। और ये है मीट्रिक टन, मीट्रिक टन यानी 10 की घात 3 किलोग्राम, 10 की घात 3 किलोग्राम। एक औस बराबर कितना होता है, 28.35 ग्राम। एक पाउंड बराबर कितना होता है, 16 औस या फिर होगा 450 ग्राम। एक किलोग्राम यानी 2.2 पाउंड। समय के बारे में देखते हैं। शताब्दी, एक शताब्दी यानी 100 वर्ष। एक शेक यानी होगा 10 की घात ऋण 8 सेकेंड, 10 की घात ऋण 8 सेकेंड। लूनार माह यानी 27.3 दिन, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी थी, हम देख लिए। और अत्यधिक बड़ी दूरियों के लिए हम यूज करते हैं प्रकाश वर्ष को। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को हम एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर, 9.46 गुणित 10 की घात 15 मीटर। और यहाँ पे इसके दशमलव के बाद जो पढ़ने का तरीका है वो इसी प्रकार पढ़ते हैं। एक एक अंक को हम पढ़ते हैं, जैसे 9.46 मैंने यहाँ पे बोला, तो ये पढ़ने का सही तरीका है। दशमलव के बाद 9.46 यहाँ पे बोलेंगे, तो ये पढ़ने का गलत तरीका है भौतिकी के अनुसार, ठीक। भौतिकी के अनुसार जो सार्थक अंक होते हैं, ठीक है, आपने सुना होगा सार्थक अंक के अंतर्गत ये जो पढ़ते हैं हम, ठीक। तो यहाँ पे जो इसको पढ़ने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है कि आप जो दशमलव के बाद जो अंक है उसको एक एक करके पढ़ें। अब हम पढ़ते हैं विमीय सूत्र, डायमेंशनल फॉर्मूले।
ये क्या होते हैं हम देख लेते हैं। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है, ध्यान देना है, किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक का मूल मात्रक से संबंध बताने वाले सूत्र को उस राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक है, व्युत्पन्न मात्रक से मूल मात्रक का संबंध जहाँ पे हमको पता चले वो राशि क्या कहलाती है, उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। ठीक, संबंध बताने वाले सूत्र को हम क्या कहते हैं, उस राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। आगे समझ में, फिर से बताऊं, चलिए फिर से समझ लीजिए यदि आपको समझ में नहीं आया तो। किसी भौतिक राशि के व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक से संबंध बताने वाले सूत्र को, यहाँ पे सूत्र की बात हो रही है, विमीय सूत्र, उस सूत्र को उस भौतिक राशि का विमीय सूत्र कहते हैं। वास्तव में विमीय सूत्र यह प्रदर्शित करता है कि भौतिक राशि के मात्रक में कौन कौन से मूल मात्रक और किन किन घातों के साथ सम्मिलित है, विमीय सूत्र सम्मिलित है, ये यहाँ पे बताता है। और विमीय सूत्र को सदैव बड़े कोष्ठक में लिखा जाता है। ठीक, जैसे यहाँ पे लिखा है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ देखिए, ये MLT इस प्रकार से लिखा रहेगा और ये इसको हम कोष्ठक के अंदर लिखते हैं, बड़े कोष्ठक के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे इसकी घातें रहेंगी ABC, ये इसकी घातें यहाँ पे रहेंगी, इस प्रकार इसको लिखा जाता है। आप कंफ्यूज मत होइए, हम आगे जो है उसका और विस्तार से पढ़ने वाले हैं। ये हालांकि नई चीज़ें, विमीय सूत्र अभी तक हालांकि 10 तक तो आपने पढ़ा है विमीय सूत्र के बारे में, लेकिन फिर भी आपको नहीं पता है तो हम अगली जो स्लाइड है उसमें इसको विस्तार से पढ़ने वाले हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, विद्युत धारा एवं पदार्थ की मात्रा के विमीय सूत्र क्रमशः क्या क्या है। लंबाई है, लंबाई का L है, द्रव्यमान का M है, ताप का है, नहीं समय का है T, ठीक है, समय का है T, ताप का है क्या, केल्विन, ज्योति तीव्रता का क्या है, कैंडेला, विद्युत धारा का क्या है, एम्पियर, पदार्थ की मात्रा क्या है, मोल। ठीक है, इससे प्रदर्शित किया जाता है। तो भौतिकी में जो यांत्रिकी में जो भौतिक राशि है, भौतिक राशि के विमीय सूत्र MLT के पदों में और ऊष्मागतिकी में MLT और K के पदों में और विद्युत एवं चुंबकत्व में MLT और A के पदों में व्यक्त किए जाते हैं। ठीक है, यांत्रिकी में किस किस से किए जाते हैं, MLT के पदों में, और ऊष्मागतिकी में हम देखते हैं किसमें, MLT और K यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक, ऊष्मा ताप से संबंधित होती है, इसे समझ लिए, ऊष्मा ताप से संबंधित होती है, तो ताप को हम किसमें मापेंगे, केल्विन में, तो यहाँ पे K सम्मिलित हो जाता है। और यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकत्व में यहाँ पे A सम्मिलित हो रहा है इसमें। ठीक, तो विद्युत धारा को किसमें मापते हैं, एम्पियर में, तो एम्पियर का यहाँ पे A यहाँ पे सम्मिलित हो रहा है, आप ऐसा समझ लिए याद रखने के लिए। ठीक, MLT और A के पदों में व्यक्त किए जाते हैं। इसमें मुख्यतः 3 पद होते हैं, M, L और T। ठीक है, M, L और T। M मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, M हो जाएगा यहाँ पे द्रव्यमान, M का मतलब हो जाएगा यहाँ पे मास। इसको मीटर से कंफ्यूज मत करना, M मीटर से मिलता जुलता है। ठीक, लेकिन M मीटर यहाँ पे नहीं है, मैं आपको बता दूँ शुरू में। M है मास, L है लेंथ यानी लंबाई, L है लंबाई, T है क्या यहाँ पे समय, टाइम। आगे समझ में, T है यहाँ पे क्या, समय। विमीय सूत्र में MLT का जिक्र हमने देख चुके हैं। तो द्रव्यमान को हम मतलब जो M है वो किसके लिए होता है, द्रव्यमान के लिए। जो L है वो होगा लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और दूरी, और साथ ही साथ विस्थापन के लिए जो L का उपयोग हम करेंगे, और T समय के लिए उपयोग होता है। एग्जाम्पल हम इसका देखते हैं। ठीक, एग्जाम्पल देखते हैं, आयतन के बारे में देखते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, यदि हम किसी घन या फिर घनाभ के संदर्भ में देखें तो ये क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, ये 3 चीजें आती है इसमें। तो लंबाई को हम किसमें मापेंगे, L में, ये मापेंगे मतलब जो मापेंगे नहीं सॉरी, जो लंबाई को हम यहाँ पे किससे वो कर रहे हैं, L से प्रदर्शित कर रहे हैं। यहाँ पे चौड़ाई को भी L से प्रदर्शित करेंगे, ऊंचाई को भी L से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे जो L है, ठीक, यहाँ पे हमने देखे कौन कौन सी, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये तीनों चीज यहाँ पे आ गई है ना। तो यहाँ पे L ये 3 चीज हो गई। तो यहाँ पे
अब आपको यहाँ पे घातांक के नियम देखना पड़ेगा। तो घातांक के नियम आपको थोड़े बहुत आते होंगे, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा, और नहीं भी आते हैं तो आप यहाँ पे समझ लीजिए L गुणित L, ठीक। तो ये आधार यहाँ पे समान है, आधार यहाँ पे समान है, तो इनकी घातें जुड़ जाएगी, ठीक। तो घात क्या है यहाँ पे, जैसे किसी घात कुछ नहीं है, मतलब उसकी घात क्या है 1, किसी घात कुछ नहीं है, उसकी घात क्या है 1, ठीक है। तो L की घात यहाँ पे कुछ नहीं दिया, इसका मतलब उसकी घात है 1। यहाँ पे L की घात कुछ नहीं, इसका मतलब उसकी घात है 1। यहाँ पे L की घात कुछ नहीं, इसकी मतलब उसकी घात है 1, ठीक है। तो 1 + 1 + 1, ठीक है। तो L की घात कितनी होगी 3, तो L की घात यहाँ पे हो गई है 3। तो आयतन में जो विमीय सूत्र को हम दर्शाएंगे वो कैसे दर्शाएंगे, देखो L3 हो गया, L3 हो गया, ठीक है, L3 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो हम इसको सिर्फ L3 से ही दर्शा सकते हैं, लेकिन हम क्या क्या करेंगे, M को भी दर्शा देंगे वहाँ पे, और T को भी दर्शा देंगे, लेकिन किस फॉर्म में होंगे, M और T। यहाँ पे खाली नहीं छोड़ना है इसको, यहाँ पे एक गलती मत करना, M और T कुछ खाली नहीं छोड़ना। M के ऊपर लगा देना आप 0, T के ऊपर आप लगा देना 0। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे M का जिक्र नहीं हुआ, T का जिक्र भी नहीं हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। 0 का मतलब हो जाएगा यहाँ पे 1, किसी भी घात के ऊपर 0 लगा है, किसी भी घात के ऊपर 0 लगा, कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, कोई भी कुछ हो, यदि उसके ऊपर 0 लगा है तो उसका मतलब हो जाता है 1, ठीक है। x मान लीजिए कोई भी संख्या यहाँ पे, मान लीजिए x के ऊपर 0, तो वो है कितनी 1, x के मान कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे, उसका जो मान हो जाएगा 1। तो यहाँ पे एक से मल्टीप्लाई किसी चीज में करो तो कुछ फर्क पड़ता है क्या, इतना कुछ नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, M0 L3 T0 कर लेंगे, ठीक। तो यहाँ पे जो मुख्य है वो यहाँ पे L3 है, और जो M और T को हमने दर्शाए हैं वो फॉर्मेट पूरा करने के लिए दर्शाए हैं, ठीक। फॉर्मेट पूरा करने के लिए दर्शाए हैं क्योंकि यहाँ पे M L T यहाँ पे तीनों चीज रहेगी। हालांकि हम ऐसा है कि सिर्फ L को भी दर्शा सकते हैं, लेकिन फॉर्मेट को पूरा करें इसलिए हम M L और T तीनों को दर्शा रहे हैं। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, ये थोड़ा नया कंसेप्ट है। यहाँ पे जो साइंस के बैकग्राउंड से नहीं होंगे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मैं एग्जांपल के तौर पे आपको इतना बता दूंगा कि आप भी यहाँ पे समझ जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, कमेंट करके बताइए। यदि नहीं आ रहा हो तो मैं आपको फिर और जो विभिन्न तरीके उससे बताऊंगा, ठीक। अगला एग्जांपल है वेग या चाल, ठीक है। पहले तो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है दूरी बटे समय। एक चीज और समझ लिए, किसी भी चीज का विमीय सूत्र हमें ज्ञात करना है तो उसका सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, यानी सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र के बाद क्या पता होना चाहिए कि उसको हम किससे रिलेट करेंगे। रिलेट किससे करेंगे, जैसे द्रव्यमान को हम m से रिलेट करेंगे, ठीक है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये इसको हम किससे रिलेट करेंगे, l से रिलेट करेंगे। समय जो है, समय को हम किससे रिलेट करेंगे, t से रिलेट करेंगे। तो यहाँ पे देखते हैं जो वेग वाला है, वेग या फिर चाल का जो कंसेप्ट है, यहाँ पे देखते हैं। वेग या चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है, दूरी बटे समय। तो जो दूरी है, दूरी को हम किस में मापते हैं, मीटर में, ठीक है। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में, मीटर और सेकंड, ठीक। मीटर यहाँ पे देखिए, मीटर क्या हो जाएगी, मीटर की दूरी यानी लंबाई हो गई, तो लंबाई को यहाँ पे देखिए एल, ठीक है। एल यानी ये एल पे जाएगा, एल यहाँ पे क्या, मीटर को हम कनेक्ट किए से लंबाई से कनेक्ट किए एल से, तो ये हो गया। यानी दूरी यहाँ पे आएगी एल, और यहाँ पे आएगा समय हमने देखे समय क्या है टी, तो पर सेकंड यानी समय होगा यहाँ पे टी, तो ये हो गया टी। तो एल अपॉन टी हो जाएगा इसका, ठीक। इसका जो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, एल अपॉन टी। और इसको यदि एक लाइन में लिखना है तो एक लाइन में कैसे हो जाएगा, आपको यहाँ पर थोड़ी सी मैथमेटिक्स की जानकारी होनी चाहिए। यदि कोई संख्या है या कोई राशि है वो बटे में है, ठीक, बटे में यानी अपॉन में लिखी है, यानी अंश, ये अंश होता है और एक हर होता है, ठीक। जो हर होता है, तो हर यदि जो हर है, हर को यदि हम अंश बनाएंगे तो उसकी जो घातें होती है वो घातें हो जाएगी ऋण में चली जाएगी, ऋण में, ठीक। यहाँ पे समझिए आप, एल तो एल है, एल तो यहाँ पे एल है, लेकिन जो टी है, टी कैसा रहेगा, टी यहाँ पे रहेगा टी हो जाएगा कितना, -1, टी हो जाएगा यहाँ पे कितना, -1, क्योंकि हम
हर को ऊपर साइड ले आ रहे हैं, यानी अंश अंश के साथ में लिख रहे हैं, तो उसकी जो घातें रहेगी वो माइनस में चली जाएगी। हो गया एल टी माइनस वन। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे हम जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट लिख लेते हैं पहले एम एल टी, पहले ये तैयार कर लीजिए, ठीक है, एम एल टी ये तैयार कर रखिए। तैयार करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, एम का कुछ यहाँ पे जिक्र हुआ क्या, एम का जिक्र नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए एल और टी का जिक्र हो रहा है, तो एम को 0 लिखना है। एल का क्या हो जाएगा, एल का एक बार जिक्र हुआ है, ठीक है, तो एल को एल ही रहने दीजिए, या आप 1 लिख सकते हैं या फिर नहीं भी लिखे चलेगा, L1 हो जाएगा। टी का हुआ है एक बार, टी का -1 में हुआ, तो यहाँ पे टी -1। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, विमीय सूत्र यहाँ पे बन गया M0 LT-1, ठीक है, M0 LT-1 ऐसा पढ़ेंगे इसको, और इस तरीके से इसको निकालते हैं। और यहाँ पे किसी भी चीज़ का विमीय सूत्र याद करने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि तुरंत निकालना चाहेंगे तो ये तुरंत निकलेंगे, आपको जो मेथड मैंने बताया हूँ उससे। और मुझे लगता है ये इसका अच्छा तरीका भी है, क्योंकि इसमें याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होंगे, क्योंकि एम एल और टी में ही बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे। कहीं पे आपको -1 हो जाएगा, कहीं पे आपको +2 हो जाएगा, कहीं पे आपको 0 हो जाएगा। तो इन तीनों में खेलने से अच्छा क्या है कि आप राशियों से निकालना सीखें। राशियों से निकालना सीखेंगे तो आप किसी भी चीज़ का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं, किसी भी राशि का विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। ठीक, आगे समझ में। अब एक और एग्जांपल हम देखते हैं, घनत्व हम देखते हैं। घनत्व में होता है द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान को हम किससे मापेंगे, एम से मापेंगे। एम से मापेंगे मतलब, मापने का मतलब यहाँ पे क्या है, ये प्रदर्शित करेंगे, द्रव्यमान को एम से प्रदर्शित करेंगे और मापेंगे किससे, किलोग्राम से। ठीक, तो इसको एकदम सरल भाषा में समझिए। देखिए यहाँ पे हो गया घनत्व बराबर हो गया द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, आयतन। ठीक, द्रव्यमान को हम किससे मापेंगे, यहाँ पे द्रव्यमान को मापेंगे हम किलोग्राम से, आयतन को मापेंगे हम किससे, आयतन मीटर क्यूबिक से। ठीक, मीटर क्यूबिक यानी घन मीटर से। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो द्रव्यमान है, यहाँ पे, तो द्रव्यमान को हम किससे वो करेंगे प्रदर्शित, एम से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऊपर वाला समझिए, ऊपर वाला। ठीक, द्रव्यमान समझिए, एम यहाँ पे हो जाएगा एम अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या है, मीटर की घात है 3, मीटर की घात है 3, मीटर यहाँ पे मीटर क्या हो जाएगा, लंबाई। ठीक है, लंबाई संबंधित हो जाएगा, तो ये लंबाई से कहाँ पे गया, एल हो गया कितना, ये अपॉन में चला गया, कितना है 3, घात है इसकी 3। तो यहाँ पे देखिए m अपॉन L3 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अब मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले एग्जांपल में, यदि यहाँ पे हमको ये लिखना है कि कोई जो राशि है वो हर में लिखी है, यानी अंश और हर होते हैं ना, अंश बटे हर, तो हर में लिखी है, तो उसको यदि अंश में ले जाना है तो उसकी जो घात है वो माइनस में चली जाती है, ऋण में चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, L-3। ठीक है, L-3 हो जाएगा। तो इसका विमीय सूत्र क्या निकलेगा, अब देखिए, सबसे पहले हम बना लेते हैं MLT, मैंने आपको बताया था, कोष्टक में बना के बंद कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे m है क्या, यहाँ पे m का जिक्र हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, तो m का 1 लिखिए, यहाँ पे लिखिए जरूर, क्योंकि छोड़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। ठीक, m का हो गया 1, l का हो गया -3, t का हो गया, t नहीं है यहाँ पे, t कुछ भी नहीं है, t के यहाँ पे 0 लिखना है, कुछ नहीं है मतलब 0 है, 0। ठीक है, कुछ घात कुछ नहीं है मतलब वहाँ पे 0 लिखना है। आगे समझ में, m L-3 और t का हो जाएगा 0। ठीक, तो ये हो जाएगा इसको विमीय सूत्र। इसी प्रकार संवेग का भी हम निकालेंगे, द्रव्यमान गुणित वेग। संवेग में हो जाएगा द्रव्यमान को हम किससे दर्शाएंगे, m, और वेग क्या हो जाएगा, वेग हम देख चुके हैं यहाँ पे, दूरी बटे समय, L-T-1। ठीक है, ये हमने निकाला था यहाँ पे, आप यहाँ पे भी निकालिए। इसके बाद हो गया विमीय सूत्र MLT-1, इसका विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, MLT-1। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे निकालते हैं इसको। ठीक, इसके और एग्जांपल हम देख लेते हैं, यदि आपको समझ में नहीं आया होगा। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ।
ये है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई को L से दर्शाएंगे, ठीक है, चौड़ाई भी L, तो L2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? L की घात 2 हो जाएगा। तो MLT के टी के फॉर्म में देखते हैं क्या हो जाएगा? M की घात 0, M नहीं है, T का भी यहाँ जिक्र नहीं है तो T की घात 0 हो जाएगी। L का यहाँ पे जिक्र है, कितनी बार? 2 बार, तो L हो जाएगा 2। अगर समझ में? ऐसा ही मात्रक हो जाएगा मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर। आयतन हो गया। आयतन का हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड में, घनत्व भी हम देख चुके हैं, वेग या चालू भी देख चुके हैं। त्वरण देखते हैं, ठीक है। त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन बटे समय। तो वेग का क्या हो जाएगा? LT-1। ये आप निकालिए। वेग का मैंने निकालना बताया यहाँ पे, तो यहाँ पे आप निकालने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो LT-1 आएगा और समय क्या हो जाएगा? T बराबर हो जाएगा LT-2 बराबर क्या हो जाएगा? M0 LT-2। M0 LT-2 हो जाएगा। अब -2 कैसे हो रहा है? यहाँ पे देखिए, LT-1 ये हो गया और अपॉन T। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यदि ये हर है तो हर को यदि अंश में ले आना है तो वो क्या हो जाएगा? उसकी घात हो जाएगी माइनस में। LT-1 LT-1 ये हो गए, T-1 तो क्या हो जाएगा? LT-2 ये घात ये जुड़ जाएगी तो -2 हो जाएगी। -1 के कितना है? -2, ठीक है। तो LT-2 हो जाएगा इसका। तो इसका जो मात्रक है क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। इस प्रकार देखिए, संवेग का है, बल का है, आवेग का है, आप देख सकते हैं, कार्य का है, ऊर्जा का है, शक्ति का है और दाब का है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई है। आपके लिए होमवर्क है कि आप यहाँ पे लिखा गया है, इस स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, या फिर इसको स्क्रीन को पॉज करके लिख सकते हैं। और उसके बाद आप यहाँ पे जो रह गए हैं इनके विमीय सूत्र निकालिए, ठीक है। और निकालते यदि बन रहा है तो भी बताइए, नहीं बन रहा तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक। तो ये था विमीय सूत्र। विमीय सूत्र के बाद हम जो अगला टॉपिक है वो पढ़ेंगे वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैज्ञानिक उपकरण है, ठीक, उनका उपयोग ज़्यादातर प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स में, ठीक, प्रीलिम्स में ज़्यादातर ये पूछे जाते हैं। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ जो यहाँ पे मैंने नोट्स बना के रखा था। ये देखिए, ठीक, स्क्रीन में आप देख सक रहे हैं। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। प्रीलिम्स में आपको यहाँ पे पूछे जाते हैं उपकरण है, वैज्ञानिक उपकरण एवं उनके उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं ये लेंस की शक्ति मापी जाती है, किससे मापी जाती है? यहाँ पे पूछा गया है। तो लेंस की शक्ति मापी जाती है डायोप्टर से। ये इसका एक यूज़ यहाँ पे हो गया। जो पुराने वर्ष में पूछे गए प्रश्न है उसके बारे में हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये हो गया। और ये है भूकंप मापी का यहाँ पर जिक्र है, भूकंप मापी, सूक्ष्मदर्शी का यहाँ पर जिक्र है, इलेक्ट्रोमीटर का यहाँ पर जिक्र है, हाइड्रोमीटर का यहाँ पर जिक्र है, बैरोमीटर का यहाँ पर जिक्र है, या फिर जिसको वायु दाब मापी कहते हैं, हाइग्रोमीटर। यानी ये सारे जो है वो ज़्यादातर आपको पूछे जाएंगे किसमें? प्रीलिम्स में, ठीक है। लेकिन आप यदि मेंस में लिख रहे हैं तो मेंस में आप यदि ये लिख देंगे कि इस चीज़ को इससे मापते हैं, ठीक है। वायु का मापन बैरोमीटर, या वायु संबंधित कोई प्रश्न आया तो उससे आप लिख सकते हैं कि वायु का मापन बैरोमीटर से करते हैं, ठीक है। विद्युत ऊर्जा का संग्रह बैटरी में करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जो चीज़ें रहेगी वो आपको एज देगी। तो जो छोटी छोटी चीज़ें मिलके आपको एक बड़ा जो है वो एक बड़ी सफलता के रूप में आपके सामने आएगी, और आपको एक जो आपका जो उत्तर रहेगा उसको एक अलग डायमेंशन देगी, ठीक। यदि मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो यहाँ पे मेगाफोन है। मेगाफोन ध्वनि को दूरस्थ स्थानों पर ले जाने के लिए उपयोग होता है। बैटरी को विद्युत ऊर्जा का संग्रहण के लिए यूज होता है। बैटरी हम देखते हैं, फोन में बैटरी देखे, लैपटॉप में बैटरी देखे, या फिर गाड़ियों में बैटरी देखे। बैटरी क्या है? विद्युत ऊर्जा का संग्रहण होता है उसमें। विद्युत ऊर्जा का संग्रहण जैसे हम बात करते हैं किसी फोन में 5000 mAh बैटरी है, ठीक। या फिर
50 वॉट आर की बैटरी है। तो ये क्या है, ये क्या है, ऊर्जा का संग्रहण, विद्युत ऊर्जा का संग्रहण यहाँ पे बताया जा रहा है बैटरी से। बैरोमीटर, बैरोमीटर वायु का मापन के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर। पायरोमीटर यूज होता है अत्यंत उच्च ताप के मापन के लिए। रेडियोमीटर यूज होता है विकिरण द्वारा विकिरित ऊर्जा के मापन के लिए। सीज्मोमीटर यूज होता है भूकंप की तीव्रता का मापन के लिए, ठीक है, तीव्रता का मापन के लिए। सेक्सटेंट यूज होता है ग्रहों की ऊंचाई जानने के लिए। ट्रांसफार्मर यूज होता है प्रत्यावर्ती धारा की वोल्टता में परिवर्तन करने हेतु। टेलीप्रिंटर यूज होता है टेलीग्राफ द्वारा भेजी गई सूचनाओं को स्वतः छापने वाला यंत्र होता है। टैक्सीमीटर, टैक्सीमीटर टैक्सियों में किराया जो दर्शाने वाला यंत्र होता है उसको टैक्सीमीटर बोलते हैं। टैकोमीटर मोटरबोट व वायुयान में वेग मापक होता है टैकोमीटर। यहाँ पे है टेलीस्कोप, दूरस्थ वस्तुओं को देखने में सहायक होता है यंत्र होता है टेलीस्कोप। जायरोस्कोप, जायरोस्कोप घूमती वस्तु की गति का अध्ययन करने के लिए होता है जायरोस्कोप। आपने जायरोस्कोप, ये फोन में भी एक सेंसर आता है, आपको पता होगा जायरोस्कोप सेंसर, फोन में एक सेंसर आता है जायरोस्कोप। तो ये 3D में 3D में इसका जो है अध्ययन करता है, ठीक है। ये जैसे ये वस्तु, मान लीजिए ये फोन है, ठीक है, ये मैंने फोन ऐसा पकड़ा, ठीक है, तो फोन जो जायरोस्कोप सेंसर जो रहता है वो क्या करता है, इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है, यानी एक्स, एक मिनट यहाँ पे देखिए, ये अक्ष है एक्स वाई और जेड, ठीक है, ये 3 अक्ष है, 3 अक्षों में इसकी स्थिति बताता है कि ये कहाँ पे है। तो यहाँ पे जायरोस्कोप सेंसर का उपयोग यहाँ पे होता है, ठीक। और जायरोस्कोप का यूज होता है यहाँ पे घूमती वस्तु की गतिकी का अध्ययन करने के लिए। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए। ईपीडियास्कोप फिल्मों का पर्दे पर प्रक्षेपण के लिए। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए फेदोमीटर का उपयोग होता है। गैल्वेनोमीटर अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए। गार्डर मोलर का उपयोग होता है यहाँ पे, गार्डगर मोलर है, तो परमाणु कण की उपस्थिति व जानकारी लेने के लिए। मैनोमीटर गैस का घनत्व नापने के लिए। माइक्रोटोम्स किसी वस्तु का अनुवीक्षणीय परीक्षण हेतु छोटे भागों में विभाजित करता है, क्या, माइक्रोटोम्स। ऑडोमीटर कार द्वारा तय की गई दूरी बताता है, ऑडोमीटर कार या फिर जो वाहन होते हैं उसकी तय की गई दूरी बताता है ऑडोमीटर। पेरिस्कोप जल के भीतर बाहरी वस्तु देखी जा सकती पेरिस्कोप के माध्यम से। फोटोमीटर प्रकाश दीप्ति का मापन करता है फोटोमीटर। अल्टीमीटर ऊंचाई सूचित करने हेतु वैज्ञानिक यंत्र है। और अमीटर विद्युत धारा का मापन होता है अमीटर में। एनेमोमीटर, देखिए अमीटर और आप यहाँ पे गैल्वेनोमीटर, एक गैल्वेनोमीटर यूज होता है ना, ये गैल्वेनोमीटर, इसमें देखिए, इसमें कंफ्यूजन मत करिए। जो गैल्वेनोमीटर है अति अल्प विद्युत धारा का मापने के लिए क्या करते हैं गैल्वेनोमीटर। और जो अमीटर का है, अमीटर जो है, अमीटर का विद्युत धारा मापने के लिए किया जाता है, ठीक है। जो कोई भी विद्युत धारा हम अमीटर से मापेंगे। और जो अति सूक्ष्म अति अल्प विद्युत धारा का मापन करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर का यूज करेंगे, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं करना। और अगला है एनेमोमीटर, ये वायु वेग का मापन करते हैं। ऑडियोफोन श्रवण शक्ति जो सुधारने का काम आता है ऑडियोफोन। बाइनोक्यूलर, ठीक है, बाइनोक्यूलर ये होता है दूरस्थ वस्तु को देखने के लिए। बैरोग्राफ वायुमंडलीय दाब के मापन के लिए। क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि का भी लेखन करने के लिए यूज होता है। क्रोनोमीटर ठीक समय जानने हेतु जहाज में लगाई जाने वाली घड़ी होती है क्रोनोमीटर। कार्डियोग्राफ हृदय गति का मापन करने के लिए जो होता है ना ईसीजी आपने देखा होगा, इस तरीके से चलते रहता है, ऐसा कुछ ऊपर कुछ ऐसे कोई वो आता है डिजाइन ग्राफ में आता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ठीक है, जो कार्डियोग्राफ होता है वो यही है, ठीक, कार्डियोग्राफ यही वाला है, ठीक है, आपने हॉस्पिटल में आपने देखा होगा कई बार।
कार्डियोग्राम में होगा। कार्डियोग्राफ का कार्य में सहयोगी होता है कार्डियोग्राम। कैलिपर्स यानी कैलिपर्स कंपास में यूज होता है। डीप सर्किल नतिकोण का मापन के लिए, ठीक, नतिकोण का मापन। ग्रेविमीटर होता है जल में उपस्थित तेल क्षेत्रों का पता लगाने के लिए। ग्रामोफोन होता है रिकॉर्ड पर उपस्थित ध्वनि को पुनः सुनाने वाला यंत्र ग्रामोफोन होता है। काइमोग्राफ रक्तदाब और धड़कन का अध्ययन इसमें करते हैं। काइनेस्कोप होता है टेलीविजन स्क्रीन के रूप में। कैलिपर्स छोटी दूरियां मापने वाला यंत्र होता है। कैलोरीमीटर ऊष्मा मापन का कार्य करता है। कार्ब्यूरेटर इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु भेजने वाला यंत्र, ठीक है। इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने वाला यंत्र होता है। कार्बोरेटर आपने सुना होगा, कार्बोरेटर खराब हो गए, इस प्रकार से चीज़ें हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जब गाड़ी वाड़ी खराब होती है, तो इस प्रकार से जो होता है ना, तो वो ये है कार्बोरेटर। तो उसको इंजन में पेट्रोल का एक निश्चित भाग वायु में भेजने के लिए यूज होने वाला यंत्र होता है कार्बोरेटर। कंपास दिशा का ज्ञान हेतु प्रयोग में लाया जाता है। कंप्यूटेटर होता है विद्युत धारा की दिशा बताने वाला यंत्र। एपिकाइस्कोप होता है अपारदर्शी चित्रों को पर्दे पर दिखाने वाला। एपिडोस्कोप सिनेमा में पर्दे पर चित्रों को दिखाना। एस्केलेटर, ठीक है, एस्केलेटर चलती हुई यांत्रिक सीढ़ियां। एक्सीलेरोमीटर वायुयान का वेग मापक। एक्टियोमीटर सूर्य किरणों की तीव्रता मापने का यंत्र होता है। एरोमीटर होता है गैसों का भार व घनत्व मापने के लिए घनत्व मापक होता है। एक्यूमुलेटर विद्युत ऊर्जा संग्राहक होता है। ओसिलोग्राफ विद्युत अथवा यांत्रिक कंपन सूचित करने हेतु यहाँ पे ओसिलोग्राफ का यूज होता है। स्टेथोस्कोप डॉक्टर के पास आपने देखा है, हृदय व फेफड़े की गति का अध्ययन करने के लिए होता है। स्फिग्नोमेनोमीटर धमनियों में रक्तदाब की तीव्रता ज्ञात करने के लिए होता है। जीटा शून्य ऊर्जा ताप नाभिकीय संयोजन के लिए यूज होता है। अगला है डेनियन सेल परिपथ में विद्युत ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए यूज होता है। डिक्टाफोन बातचीत रिकॉर्ड करके पुनः सुनने वाला यंत्र होता है। डायलिसिस गुर्दे खराब होने पर रक्त शोधन हेतु होता है। थर्मामीटर ताप मापने हेतु होता है यूज। थर्मोस्टेट ताप स्थायी बनाने रखने के लिए होता है। हिप्सोमीटर समुद्र तल से ऊंचाई ज्ञात करने के लिए यूज होता है। हाइड्रोफोन पानी के भीतर ध्वनि अंकित करने के लिए। स्पेक्ट्रोमीटर प्रकाश का अपवर्तनांक ज्ञात करना। हाइड्रोमीटर द्रवों की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करना, इसका यूज होता है। और हाइग्रोमीटर वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक, वायु की अपेक्षित आर्द्रता ज्ञात करने के लिए हाइग्रोमीटर का यूज होता है। अगला है स्टीरियोस्कोप फोटो को पर्दे पर त्रिविमीय रूप में दिखाने के लिए होता है स्टीरियोस्कोप। वनडेग्राफ जनरेटर उच्च विभवांतर उत्पन्न करने के लिए यूज होता है इसका। वोल्टामीटर यूज होता है विभवांतर मापने के लिए। लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता मापने के लिए किसका यूज होता है, लैक्टोमीटर। रिफ्रैक्टोमीटर माध्यमों के परिवर्तनांक ज्ञात करने के लिए। रेन गेज होता है वर्षा की मात्रा का मापन के लिए। रेडिएटर वाहनों के इंजन को ठंडा रखने के लिए। रेफ्रिजरेटर विशेषता खाद्य पदार्थों को ठंडा रखने के लिए रेफ्रिजरेटर का यूज होता है। फ्रिज, ठीक है, फ्रिज का उपयोग होता है। रडार वायुयान की स्थिति ज्ञात करने के लिए रडार का यूज होता है। माइक्रोमीटर अति लघु दूरियों को नापने के लिए माइक्रोमीटर का यूज होता है। तो ये हमने देख लिए हैं बहुत सारे वैज्ञानिक उपकरण और उनके उपयोग हम यहाँ पे देख चुके हैं। तो इस प्रकार ये जो मापन वाला जो पोर्शन है
वो यहाँ पे ख़त्म होता है। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़े हम देख लेते हैं। हमने यहाँ पे देखे हैं मापन की से अंतर्गत जो परिभाषा है वो देखे हमने, और ये है भौतिक राशि। भौतिक राशि में सदिश राशि, अदिश राशि हम देख चुके हैं। मूल तथा व्युत्पन्न राशि हम देख चुके हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि। मात्रक है, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक हम पढ़ चुके हैं यहाँ पे। पदार्थ की पद्धतियाँ, CGS, MKS, FPS, SI और विमीय सूत्र हमने यहाँ पे विस्तार से पढ़ा है। और उपकरण तथा उनके उपयोग और उपयोग हमने मापन के संदर्भ में यहाँ पे पढ़ा है। तो इस प्रकार ये जो मापन वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। और मैं आपको बता दूं सिलेबस में, ठीक, सिलेबस में हम चलते हैं, यानी पाठ्यक्रम में देखते हैं। तो हमने एक ये जो टॉपिक है इकाई और माप और दैनिक जीवन के उदाहरण, ठीक है, ये हमने यहाँ पे इसको कवर कर लिया है। ठीक, तो ये एक टॉपिक हमारा खत्म हुआ। अब अगले टॉपिक्स हम देखेंगे इसी सीरियल में। अगला जो टॉपिक होने वाला है वो हम पढ़ेंगे गति, वेग और त्वरण। ठीक है, अगला टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ यहीं पे, गति। ठीक है, इसके बाद गति टॉपिक आएगा, फिर इसके बाद आएगा बल एवं गति के नियम, कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। इस प्रकार ये सीक्वेंस यहाँ पे बने हुए हैं, इस सीक्वेंस के हिसाब से हम पढ़ेंगे। तो कैसा लगा वीडियो आप जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, और अच्छा ना लगा तो वीडियो को आप डिसलाइक कर सकते हैं, आपके पास अधिकार है। और डिसलाइक क्यों किया है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम अगले जो लेक्चर्स है उसमें हम इसको सुधार कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।